हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से अभी आप सभी के लिए जियोग्राफी की जो इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास लेकर मैं आया हूं। और इसमें जो है हमने अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें से तीनों जो टॉपिक है वो आपका अक्षांश एवं देशांतर, विश्व समय क्षेत्र और मानक समय से संबंधित है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं क्लास ये नोट्स से कराए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये नोट्स अगर आप जानना चाहें कि किस बैच का है, तो यह नवोदय 3.0 बैच, जो कि एडुटेरिया के द्वारा 71 बीपीएससी के लिए प्रारंभ किया गया था, उसी बैच का ये नोट्स है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितना ज्यादा लोग इसमें जुड़ पाएंगे ना दोस्तों, उतने जल्दी जल्दी जो है सभी के सभी क्लास यहाँ पे कराए जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ से देखने वाले हैं क्या, तो आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो उससे जुड़ी जितनी भी अवधारणाएं हैं ब्रह्मांड से जुड़ी, वो पहले हम देख लेते हैं। अवधारणा में क्या है, तो जैसे टॉलमी की भू केंद्रीय अवधारणा, जिसे जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक अवधारणा भी कहते हैं, इसके अनुसार क्या होता है कि इसके अनुसार पृथ्वी जो है ना ब्रह्मांड के केंद्र में है। मतलब टॉलमी की भू केंद्रीय अवधारणा, जिसे जियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं, इसके अनुसार पृथ्वी जो था ना, उसका कहना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है ना पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये किसका कहना था, तो यह टॉलमी की भू केंद्रीय अवधारणा का कहना था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे कॉपरनिकस आया। कॉपरनिकस ने टॉलमी टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया। मतलब कहा कि नहीं, ये गलत बात है। एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या था, तो इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह जो है ना इसकी परिक्रमा करते हैं। फल फलतः कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट आप समझे, जैसे 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने समझा है, इसमें क्या समझे। जैसे टॉलमी का जो था भू केंद्रीय अवधारणा, जिसे जियोसेंट्रिक अवधारणा भी कहते हैं, उसका मानना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह, जो कि गलत बात है। फिर उसके बाद जो है कॉपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया और उसने क्या किया, तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे सूर्य केंद्रित अवधारणा कहते हैं, इसमें कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। ठीक है, तथा पृथ्वी तथा अन्य जितने भी ग्रह है ना, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि अभी वर्तमान में जैसा आप देखते हैं सोलर सिस्टम की स्थिति। फलतः क्या हुआ, तो कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है, तो आपका कॉपरनिकस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि 16वीं शताब्दी के आसपास कैपलर ने ग्रहीय गति के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना था। ठीक है, कॉपरनिकस को के बाद क्या हुआ, तो कॉपरनिकस के बाद जब कैपलर आया था, कैपलर ने क्या किया था, तो कैपलर ने 16वीं सदी में, इतना मोटे मोटे तौर पर आप याद रख सकते हैं कि कैपलर 16वीं शताब्दी में ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी। ठीक है, तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट की, अरस्तु वह प्रथम व्यक्ति है जिसने पृथ्वी को गोलाकार बताया है। मतलब अरस्तु पहला ऐसा व्यक्ति है जो पृथ्वी को कैसा बताया था, तो गोलाकार बताया था। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और पॉइंट है यहाँ पे कि आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले ग्रह की व्याख्या की गई। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते हैं। यह कौन बताया था, जैसे देखिए सबसे पहले कौन बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, जिसके कारण से दिन और रात प्रतिदिन होता है। ठीक है, ये बात सबसे पहले कौन बताया था, तो यह बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हर्षल ने वर्ष 1805 में बताया कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य सभी जो ग्रह है ना, वह आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। ये कौन बताया था, तो यह आपका हर्षल ने बताया था। हर्षल ने क्या बताया था, तो हर्षल ने 1805 ईस्वी में यह बात बताया था, 1805 ईस्वी में, कि पृथ्वी
और सूर्य तथा अन्य जितने भी सभी के सभी ग्रह है ना, वो सभी के सभी मात्र आकाश गंगा का क्या है, एक अंश है। ठीक है, इसी प्रकार ब्रह्मांड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम यहाँ से थोड़ी सी पॉइंट देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड की बात कर ले तो ब्रह्मांड में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो ब्रह्मांड में हम लोग ब्रह्मांड का इतिहास पढ़ेंगे, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे, तारों का जीवन चक्र पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो है सौर मंडल पढ़ेंगे, चंद्रमा पढ़ेंगे, भोर का तारा और सूर्य, सूर्य एक तारा है। ये भी सब जो है हमें आज की इसी वीडियो में जो है टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से आप कुछ देखना चाहे तो जैसे चंद्रमा, चंद्रमा को क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है ना, उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सूर्य के बाद है तारा, मतलब कहने का मतलब सूर्य यहाँ पे एक तारा है, तारों के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ये सभी के बात, सभी जो बात है आपको पता होंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं भू केंद्रीय संकल्पना। भू केंद्रीय संकल्पना किसकी थी, मैंने अभी ऊपर इसके बारे में जितने भी थे वो चर्चा किए थे मैंने, कि भू केंद्रीय संकल्पना जियोसेंट्रिक वो किसका था, तो वो टॉलमी का था। ठीक है, इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य तथा अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आया क्या था, सूर्य केंद्रीय संकल्पना, ये किसका था, कोपरनिकस क्या था। इसके अनुसार क्या हुआ था, तो कोपरनिकस का कहना था कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तथा अन्य सभी जो ग्रह उपग्रह है वह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यह कोपरनिकस का कहना था। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद कैपलर आया। कैपलर ने क्या किया था, तो ग्रहों के गति का नियम कैपलर ने दिया था। और टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया था, तो यह गैलीलियो ने किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया 2 पेज, और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 पेज, क्योंकि ऊपर में अगर आप देखना चाहें यहाँ पर टोटल 10 पेज आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो 10 में से आज हम 5 कर लेंगे और 5 कल की वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ, जिसका बस एक ही कारण है, वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बनाते। चलिए अब यहाँ से देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है, सौरमंडल में क्या है, तो तारे हैं, ठीक है, ग्रह है और उपग्रह है। ठीक है, तीनों है, उपग्रह ग्रह तारे। कौन कौन से है सौरमंडल में, उपग्रह ग्रह और तारे, ये तीनों जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आकाशगंगा की बात आ जाती है। आकाशगंगा क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, सबसे पहले तो इसका नाम है मंदाकिनी, दुर्ग मेखला भी कहते हैं इसे, और इंग्लिश में से मिल्की वे भी कहते हैं। यानी हमारी आकाशगंगा जो है उसका नाम 3 है। कौन कौन है, तो मंदाकिनी, दुर्ग मेखला और मिल्की वे, ये 3 नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्यभट्ट आ जाता है। आर्यभट्ट के अनुसार क्या है, तो आर्यभट्ट दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का घूर्णन बताया, घूर्णन का बताया, पृथ्वी का घूर्णन बताया। मतलब कहने का मतलब है कि आर्यभट्ट नहीं बताया था कि दिन और रात जो पृथ्वी पर हो रहा है ना, इसका कारण बस एक ही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसी के कारण दिन और रात होता है। चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है पॉइंट की, अरस्तु प्रथम व्यक्ति जिसने कहा पृथ्वी गोलाकार है, ये पॉइंट भी हमने ऊपर अभी देखा था। अब यहाँ से आ जाते हैं बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो करने वाले हैं दोस्तों, वो बिग बैंग सिद्धांत को देखने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पहले बैठ जाइए, और जो भी है ब्लूटूथ व्लूटूथ है, हेडफोन है, ईयरफोन है, कुछ भी है, तो आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ से हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे पहला कि बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न है, ये मेंस में भी पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी क्या है, इसे अब हम लोग अच्छे से देखते हैं। पहला पॉइंट है बिग बैंग में क्या, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आरंभ के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और यह आरंभ से अगर इसका विस्तार पूर्वक बताना कोई चाहे ना, तो इसमें जो है ना बिग बैंग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, और सबसे ज्यादा जो है वैज्ञानिक लोगों का यह मानने वाला सिद्धांत है। इसके अनुसार लगभग 13.78 अरब साल पहले एक बड़े विस्फोट, और बड़े विस्फोट जिसे बिग बैंग कहते हैं, बड़े विस्फोट से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। इसके अनुसार जो है ना 13.78 अरब साल पहले एक बड़े विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस विस्फोट से क्या क्या हुआ था, तो समय, स्थान
ऊर्जा और पदार्थ का जन्म हुआ था। इस विस्फोट से क्या क्या हुआ था? तो समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ का जन्म हुआ था। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 ईस्वी में बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जो थे ना, जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। देखिए, इस सिद्धांत यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिग बैंग सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो यह 1927 ईस्वी में बेल्जियम शहर के एक खगोल शास्त्री एवं पादरी थे जिसका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे, उसने ही किया था। ठीक है, इसे सिद्ध करने का कार्य किसने किया? इसे सिद्ध करने का कार्य 1929 ईस्वी में एडविन हबल ने किया था। मतलब बिग बैंग सिद्धांत का जो यह थ्योरी है उसका तो जो प्रतिपादन कर दिया था, किसने किया था? तो वह जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था 1927 में। लेकिन 1929 में 2 साल के बाद एडविन हबल ने इसे सिद्ध किया था, जिसे रेड शिप के माध्यम से यह किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे अगर देखने वाली बात देखें हम लोग, तो यहाँ पे कि लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया नाम क्या था? तो लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया जो नाम था वह प्राइमेवल एटम था, यानी आदि परमाणु संकल्पना। यानी जब जॉर्ज लेमेंत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का नाम शुरू में क्या दिया था? तो आदि परमाणु संकल्पना दिया था। ठीक है, जिसे बाद में 1949 ईस्वी में फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग का नाम दिया था। ठीक है, अब बिग बैंग का सबसे पहले क्या था? बिग बैंग से पहले क्या था? कहने का मतलब जब बिग बैंग नहीं हुआ तो इससे पहले क्या था? तो वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, न समय था और न ही कोई स्थान था। सारी ऊर्जा एक अत्यधिक घने और अत्यंत गर्म बिंदु में केंद्रित थी, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। सिंगुलरिटी क्या है, ये आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं बिग बैंग के बाद क्या हुआ। ठीक है, बिग बैंग के बाद क्या हुआ? तो पहला पॉइंट देखेंगे कि विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा था। ठीक है, इसी के बाद देखें तो कुछ ही समय में ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू कर दिया। पहले हाइड्रोजन, फिर इसके संलयन से हीलियम गैसें बनी। यानी सबसे पहले कौन गैसें बनी? तो पहले हाइड्रोजन बनी थी, फिर हीलियम बनी थी, फिर धीरे धीरे तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत का महत्व क्या है, इस पॉइंट को देखना है। बिग बैंग सिद्धांत का महत्व क्या है? तो पहला महत्व क्या है इसका? महत्व या विशेषता अगर कुछ भी आपसे पूछ दे ना, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसका महत्व बताइए। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो बिग बैंग हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ब्रह्मांड की उम्र, संरचना और भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है इससे। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह आधुनिक भौतिकी और खगोल शास्त्र की बुनियाद है। और चौथा पॉइंट यह है कि यह इंसान को उसकी ब्रह्मांड में स्थिति समझाने में मदद करता है। यहाँ तक हो गया। अब देख लेते हैं कि बिग बैंग का अर्थ और चरण क्या है। तो यहाँ पे पहला है क्या कि बिग बैंग का मतलब है बड़ा धमाका। बिग बैंग का मतलब क्या है? तो बड़ा धमाका। लेकिन यह कोई सामान्य धमाका नहीं था, यह एक अत्यधिक गर्म और घने बिंदु, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, से अचानक विस्तार होने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह विस्फोट 1 सेकेंड से भी कम समय में हुआ। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा धमाका हुआ कि 1 सेकेंड से भी कम में यह धमाका हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लोग प्लांक समय भी कहते हैं। यानी ब्रह्मांड का जो विस्फोट हुआ था, बिग बैंग का विस्फोट हुआ था, और उसमें जो समय लगा था वो 1 सेकेंड से भी कम का समय लगा था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लांक समय भी कहते हैं। इंग्लिश में भी इसे प्लांक समय ही कहते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि बिग बैंग के प्रमुख चरण क्या क्या थे? बिग बैंग के प्रमुख चरण क्या क्या थे? तो पहला सिंगुलरिटी हो गया, दूसरा इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखना चाहते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिथेसिस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CMBR का निर्माण। CMBR क्या है, इसके बारे में जो है आगे चर्चा कर दी गई है। फिलहाल अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पहला सिंगुलरिटी का मतलब टाइम 0 दिया हुआ है। ठीक है,
इन्फ्लेशन का कितना दिया है तो 10 के पावर माइनस 36 सेकंड दिया हुआ है। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, इसको बनने में कितना समय लगा था तो 3 मिनट का लगा था। और CMBR का निर्माण में कितना समय लगा था, 3,80,000 साल लगा था। ठीक है, यहाँ पे घटनाएं दिया है, कोई भी समय या स्थान मौजूद नहीं था, ब्रह्मांड ने बहुत तेजी से फैलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है कि हल्के तत्व मतलब कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, वो बनने लगे। और लास्ट में क्या है कि ब्रह्मांड ठंडा हुआ, प्रकाश पहली बार जो है ना स्वतंत्र हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, इस पॉइंट को अब देखिए, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, कि बिग बैंग के परिणाम स्वरूप बिग बैंग के परिणाम स्वरूप 4 बुनियादी बल बने। कौन कौन से बने, ये सभी के सभी जो पॉइंट है वो आगे की वीडियो में हम लोग करने वाले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CMBR के बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट दिया गया है, तो यह मैं कल की वीडियो में करूंगा। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट प्यार दिखाइए, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होने की संभावना बन सके। मैं सोच रहा था कि ये वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ जो है मैं इंडियन जियोग्राफी का भी क्लास में रख दूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो होगा। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।